आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज डिवाइडर रूल। अच्छा, आपको याद होगा कि जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि जो सीरीज सर्किट होते हैं उनमें वोल्टेजेस डिवाइड होते हैं और करंट सेम रहती है, और जो पैरेलल सर्किट होते हैं उनमें जो है करंट डिवाइड होती है और वोल्टेज सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है ये अप्लाई होगा सीरीज सर्किट पे। जैसे कि आपको ये सामने एक सीरीज सर्किट नज़र आ रहा है कि जिसमें R1, R2 और R3, ठीक है, ये तीन रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और इनके साथ एक सप्लाई वोल्टेज VT है, जिसकी वजह से टोटल करंट जो है वो IT फ्लो कर रही है। अब इस IT ने, चूँकि ये सीरीज सर्किट है तो ये करंट सेम रहेगी, लेकिन VT जो वोल्टेज है वो डिवाइड होके V1, V2 और V3 इनमें डिवाइड हो जाएगा हर रजिस्टर की रेजिस्टेंस के मुताबिक, ठीक है। अब अगर मैं V1 फाइंड करना चाहता हूँ तो इसके दो मेथड हैं। एक तो ये कह रहा हूँ कि इनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड की जाए, ठीक है, इन तीनों रजिस्टर की जो है वो टोटल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को ऐड किया जाए तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस RT आती है उसको जो है मल्टीप्लाई किया जाए टोटल करंट से, ठीक है। तो जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है VT आ जाएंगे, और अगर हमारे पास VT हैं हम RT पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उससे हम I1, I2 और I3 फाइंड करें। पहले उस I1 को हम जो है R1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये मेथड है ये ओहम लॉ की अप्लाई करने से, ये थोड़ा सा ना लंबा मेथड हो जाता है। ये आम अगर छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो ये अप्लाई तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये जो रूल है करंट डिवाइडर रूल, ये उसके लिए मुफीद है। ये रूल क्या कहता है कि जो वोल्टेजेस हैं वो रेजिस्टेंस के मुताबिक डिवाइड हो गए। अब इस रूल के मुताबिक अगर मैं V1 फाइंड करना चाहता हूँ, V1 क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस द R1, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो इस फार्मूला से मैं निकाल सकता हूँ कि V1 मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या होगा, जिस रजिस्टर की अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने हैं उसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता होता है, ठीक है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लेंगे सीरीज सर्किट की, ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें वो करंट नहीं पहले निकालना पड़ती, फिर हम करंट निकाल के तो उससे I1, I2 निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करें। तो ये रूल उसको उसने सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर हम V1 फाइंड करना चाहते हैं तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस फाइंड करना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। इसी तरह अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ वोल्टेज V2 जो कि ड्रॉप है अक्रॉस R2, तो क्या किया जाएगा कि R2 की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, उससे क्या आ जाएंगे, V2 फाइंड कर लिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह V3 अगर निकालना चाहते हैं तो V3 हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, R3 जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो इस तरह अगर ये तादाद में बढ़ भी जाएं तो जितने वोल्टेजेस होंगे, ठीक है, जितने रेजिस्टेंसेस होंगे उतने वोल्टेज डिवाइड होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो डिवाइड होते जाएंगे उसी मुताबिक हम इसी फार्मूला से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, V1, V2, V3। और अगर यहाँ पे V4 होता तो मैंने क्या करना था, ठीक है, R4 डिवाइडेड बाय RT इंटू VT, ठीक है। तो इसका आपने सिंपल सा याद रख लेना है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह हम करंट जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है उसकी मदद से किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप आने वाले वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। और ये अप्लाई कहाँ पे होता है, सीरीज सर्किट में ये अप्लाई होगा, ठीक है जी, ओके। अभी इसकी कोई एक एग्जांपल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू जो है वो 4 ओहम है, R2 की वैल्यू 6 ओहम है और R3 की वैल्यू जो है वो
10 ओहम है, ठीक है। और जो टोटल सप्लाई वोल्टेज हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर करंट जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो अप्लाई करें और उसके ज़रिए हम V1, V2, V3 फाइंड करें, तो वो हम किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए RT, वो हम किस तरह निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 दो, क्योंकि सीरीज सर्किट का फार्मूला यही है। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 20 ओहम, ठीक है। अब मुझे चाहिए V1, तो V1 मैंने किस तरह फाइंड करना है, ये चूँकि वोल्टेज ड्रॉप्स हैं क्रॉस द रजिस्टर R1, ठीक है। तो अभी किस तरह निकालेंगे, R1 डिवाइडेड बाई RT टोटल वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। R1 की वैल्यू है 4, RT की वैल्यू है 20 और VT की वैल्यू है 100। तो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह अगर मैं V2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो किस तरह करेंगे, R2 डिवाइडेड बाई RT इंटू VT, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है, 6, RT की कितनी है, 20 और VT कितने हैं, 100। तो इस तरह इसकी वैल्यू 30 वोल्ट आ जाएगी। सिमिलरली R3 की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो कितनी है, 10 और RT की वैल्यू जो है वो 20 है और VT की वैल्यू जो है वो 100 है। तो 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके तो जो है वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेंगे हर रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होने वाले। ओके, अभी इसी न्यूमेरिकल को जिसमें रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 जो है सीरीज़ में कनेक्टेड है और उनकी वैल्यू गिवन है और VT की वैल्यू गिवन है, इसी न्यूमेरिकल को पहले हमने सॉल्व किया था वोल्टेज डिवाइडर रूल से। अभी मैं इसी न्यूमेरिकल को जो है ओहम्स लॉ से जो है फाइंड आउट करता हूँ। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करना पड़ती है। ये तो वेरी सिंपल है ना, अगर ये बड़े लेवल पे हो जाए तो और ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हमें RT निकालना पड़ेगा, वो हमने R1, R2 और R3 को ऐड किया तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, IT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरह निकालेंगे, IT इज इक्वल्स टू VT ओवर RT, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो ये 5 एम्पेयर आ गई करंट, ठीक है। चूँकि हमें पता है कि IT जो है I1, I2, I3, चूँकि ये सीरीज सर्किट है तो तमाम की तमाम करंट्स की जो वैल्यू है वो टोटल करंट के बराबर होगी, तो इसलिए ये भी 5 आ जाएगी, ठीक है। इसे में I1, I2, I3 की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। तो फिर हम बाद में जो है फार्मूला लगाएंगे ओहम्स लॉ वाला कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू I1 R1, अगर I1 की वैल्यू जो है 5 है और R1 की वैल्यू जो है वो 4 ओहम थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20। आंसर सेम वही है जो करंट डिवाइडर रूल से आया था, ठीक है। इसी तरह V2 जो है V इज इक्वल टू IR है, तो V2 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी I2 आएगा, यहाँ पे भी R2 आएगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे V2 है और यहाँ पे I2 आ जाए और यहाँ पे R3 आ जाए, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। सबका जो सबस्क्रिप्ट है वो सेम रहेगा, V2 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। तो V2 की वैल्यू भी 5 ही है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आया है। और V3 भी हम निकाला तो उसी तरह आ जाएगा I3 R3 5 और यहाँ पे R3 की वैल्यू 10 है तो ये भी 50 वोल्ट। आंसर तीनों के जो है वो वही आए हैं जो हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल से फाइंड किए थे, लेकिन इसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करना पड़ी है, ठीक है। ये तो अभी 3 रजिस्टेंस है, अगर ये ज़्यादा होते तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ती, लेकिन जो हमने पहले कहा था कि जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है उसने जो है कैलकुलेशन को आसान बना दिया है बनिस्बत ओहम्स लॉ के, ठीक है। तो ये जितने भी हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं ना तो ये आपने याद रखना है ताकि आसानी के साथ हम जो है चीज़ों को सीख भी सकें और कर भी सकें, ठीक है। जितना कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल होता जाएगा उतना ही उसकी जो टेक्निक है दूसरी इस्तेमाल हम करते जाएंगे। ये न्यूमेरिकल आपको इसलिए करवा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये ओहम्स लॉ से भी हो सकता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने जो इसका बेसिक रूल है वोल्टेज डिवाइडर रूल वो भी याद रखना है, ठीक है। ओके, अभी इसका जो दूसरा हिस्सा है आज की क्लास का वो है करंट डिवाइडर रूल।
CDR, ठीक है। करंट डिवाइड कहाँ पे होती है, ये आपको एक पैरेलल सर्किट नज़र आ रहा है जिसमें R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनको एक सप्लाई वोल्टेज VT प्रोवाइड किया गया है जिसकी वजह से टोटल करंट IT फ्लो कर रही है, ठीक है। हमें पता है कि सीरीज सर्किट में जैसे हमने पढ़ा है कि करंट सेम रहती है, इसी तरह पैरेलल सर्किट में वोल्टेजेस सेम रहते हैं, लेकिन जो करंट है वो डिवाइड होती है। R1 में I1 करंट फ्लो कर रही है, R2 में I2 फ्लो कर रही है और R3 में I3 फ्लो कर रही है। अब करंट डिवाइडर रूल क्या बताता है? करंट डिवाइडर रूल ये कहता है कि जो करंट है ना I1, I2 और I3 वो इस तरह डिवाइड होंगे इस रेशो से, यानी कि जो इनकी डिवाइड होने की रेशो है ना आपस में, I1 रेशो I2 रेशो I3 प्रोपोर्शन, ये किस तरह होगी, जितनी रेजिस्टेंसेस ज़्यादा होगी उतनी कम करंट गुजरेगी। इन अदर वर्ड ये दोनों का क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि ये 1/, जब भी चीज़ आएगी और ये 1/, के बगैर है, ठीक है। तो I1 का R1 से क्या रिलेशन बनता है कि ये इन्वर्स रिलेशन है कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी करंट कम गुजरेगी और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी करंट ज़्यादा गुजरेगी, ठीक है। तो करंट डिवाइडर रूल कहता है कि जो करंट है वो इस रेशो से डिवाइड होती है, I1 रेशो R1, I2 रेशो I3 प्रोपोर्शन 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3। अब इसको अप्लाई किस तरह करना है उसके लिए एक न्यूमेरिकल जो है वो समझते हैं। फर्ज करें कि ये तीन रेजिस्टेंसेस उसी तरह हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों की वैल्यू जो है वो 2 ओहम, 4 ओहम और 6 ओहम है। अब हमें कहा जाता है कि जो टोटल करंट है वो 6 एम्पेयर है। अब टोटल वोल्टेज नहीं बताएंगे, ठीक है, हमें जस्ट टोटल करंट बता दी गई है कि टोटल करंट 6 एम्पेयर है। आप बताएं कि अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ये हों 2 ओहम, 4 ओहम, 6 ओहम, तो I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो करंट डिवाइडर रूल हम उसी तरह अप्लाई करेंगे कि I1 रेशो I2 रेशो I3 प्रोपोर्शन 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3, ठीक है। अब I1 रेशो I2 रेशो I3 प्रोपोर्शन 1/R2 रेशो 1/R4 रेशो 1/R6। अब इन सब का अगर हम डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन कर दें, यानी कि जैसे LCM लिया जाता है, तो LCM में क्या होता है? लीस्ट काउंट मल्टीपल, यानी कि वो कम छोटे से छोटा हम डिजिट लेते हैं जिस पे ये तीनों तकसीम हो सके। अब वो छोटे से छोटा अगर मैं ले लूँ 2, तो 2 पे 4 तकसीम नहीं होगा, पूरा पूरा 6 नहीं होगा। अगर मैं 4 ले लूँ तो 2 तो हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं होगा। अगर मैं 6 ले लूँ तो 2 तो हो जाएगा, 4 नहीं होगा। तो इससे नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 12, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों को LCM 12 आ गया। अब अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ तो ये 6 आएगा, यानी कि 6/12 आ गया, 3/12 रेशो 2/12। अब जो करंट है वो शेयर्स एज, अब करंट के शेयर क्या क्या हैं, इन डिनोमिनेटर को अब आपने छोड़ देना है जो कॉमन थे। तो करंट का शेयर कितना बनेगा, यानी 6 हिस्से, ठीक है, 6:3:2। अब टोटल शेयर कितने आ जाएंगे, इनको जमा करें, 6 + 3 + 2 11। अगर यानी कि 11 हिस्से होते तो 6 हिस्से जो है वो R1 में से करंट गुजरनी थी, 3 हिस्से करंट जो है वो R2 में से गुजरनी थी और 2 हिस्से करंट जो है वो R3 में से गुजरनी थी। अब जैसे मैंने बताया कि जो करंट की रिलेशन है I1 का R2 के साथ, अब ये देखिए R1 की जो वैल्यू वो सबसे कम है, इसलिए उसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है और उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो I3 से कम है। इसी तरह R3 की जो वैल्यू है वो इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो इन दोनों से, यानी कि उसका हिस्सा कम है। अब ये सिर्फ इतनी करंट नहीं आई, ये सिर्फ उसका भी हिस्सा मैंने बताया कि अगर टोटल हिस्से 11 होते, ठीक है, तो 2 हिस्से करंट R3 में से गुजरनी थी, 3 हिस्से करंट R2 में से गुजरनी थी और 6 हिस्से करंट जो है वो R1 में से गुजरनी थी, ठीक है। तो आपने करंट डिवाइडर रूल जब भी अप्लाई करना तो आपने इसी तरह इनकी रेशो बना के इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना है, ठीक है। फिर ऊपर वाले जो साइड होंगे उनको आपने कर लेना है करंट शेयर्स एज करके, इन तीनों की रेशो लेनी है और फिर टोटल शेयर निकाल लेने हैं, ठीक है। 3 + 6 + 2, यहाँ जितना भी ऊपर वैल्यू आती है उन सबको ऐड करना है, तो ये टोटल शेयर आपने फाइंड आउट कर लेने हैं।
बात समझ आ गई। ओके, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि R1 में से कितनी करंट गुजरे, तो वो हम किस तरह निकालेंगे। करंट थ्रू R1 इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा। अब देखें करंट I1 के जो हिस्से हैं वो 6 हिस्से हैं कि, और टोटल हिस्से कितने हैं 11, यानी कि R1 में से कितनी करंट गुजरेगी 6 हिस्से जो उसके थे डिवाइडेड बाय उसके टोटल हिस्से मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। बात समझ आ गई। इसी तरह R2 में से गुजरेगी उसके 3 हिस्से थे 11 में से ज़रब टोटल करंट। इस तरह R3 में से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जितने उसके हिस्से थे वो डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। अब जो I1 है वो क्या है, करंट थ्रू R1, वो किसके बराबर है 6 हिस्से थे उसकी करंट 11 में से, और टोटल करंट की वैल्यू है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 36/11। तो इसको डिवाइड कर लें, वो आंसर आ जाएगा I1 का। इसी तरह I2 की वैल्यू कितनी आएगी 3/11। अब 3 हिस्से थे उसके 11 में से, टोटल करंट अगर 6 एम्पेयर है तो इसकी इतनी करंट आ जाएगी। इसी तरह I3 जो है वो कितना आ जाएगा, उसके 2 हिस्से थे करंट के 11 में से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12/6 जवाब आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो I1 है वो R1 से इन्वर्स रिलेशन रखती है, कि यानी कि R1 की वैल्यू सबसे कम है और इसकी करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है। इसी तरह R2 की जो वैल्यू है वो R2 से ज़्यादा, R1 से ज़्यादा है, तो I2 की जो वैल्यू है वो भी क्या हो गई है, उससे कम आई है। इसी तरह R3 की जो वैल्यू है वो इन तीनों से ज़्यादा है, दोनों से ज़्यादा थी, तो इस वजह से इसकी जो करंट है वो दोनों से कम आई है। तो इस तरह हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करके, और ये अप्लाई कहाँ पे होगा, पैरेलल सर्किट में ये अप्लाई होगा, तो इसको हम अप्लाई करके तो जो करंट है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी न्यूमेरिकल जो है इसको हम सॉल्व करते हैं ओहम्स लॉ से। पहले तो हमने सॉल्व किया ना करंट डिवाइडर रूल से, हमने देखा कि कैलकुलेशन कम है। अब अगर मैं इसको ओहम लॉ से करूं तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमें RT चाहिए, ठीक है, इन रेजिस्टेंसेस की टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो हम किस तरह निकालेंगे 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो 1/RT = 1/R2 + 1/R4 + 1/R6। ठीक है, और इसका फिर हम LCM लेंगे और ये कितना आ जाएगा 11/12 1/RT के बराबर आएगा, और RT की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/11 ओहम। ठीक है, अब ये RT की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे और VT निकालेंगे, चूँकि VT प्रोवाइड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम VT निकालेंगे, तो VT किसके बराबर आएगा IT × RT, V = IR का फार्मूला ओहम लॉ का अप्लाई किया ना। अगर यहाँ पे T लिखना है तो फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, जैसे हमने पहले जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल में किया है कि V1 = I1 R1। इसी तरह यहाँ पे अगर VT निकालना है तो VT वो भी किस तरह आएगा IT RT, और VT की वैल्यू जो है वो 6 एम्पेयर दी हुई है, और RT की हमने निकाली है ये 12/6 ओहम आई है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72/11 वोल्ट टोटल वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में जो है वोल्टेज हर रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि V1 = V2 = V3 = VT, और ये भी किसके बराबर हो जाएंगे 72/11 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं के इस्तेमाल से मैं क्या करता हूँ कि ओहम्स लॉ के इस्तेमाल से I1 अब निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो I1 किस तरह आएगा, V = IR होता है ना। ठीक है, तो मुझे अब I की वैल्यू चाहिए, तो R इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और I1 किसके बराबर आएगा V1/R1। अब बात समझ आई। अब V1 की वैल्यू जो है वो 72/11 वोल्ट है, और R1 की जो वैल्यू है वो 2 है। तो मैंने 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए मैंने साथ मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दिया। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा 36/11 एम्पेयर। अब आप देखें कि I1 की वैल्यू सेम वही आई है जो हमने करंट डिवाइडर रूल से निकाली थी, लेकिन कैलकुलेशन उसमें कम करना पड़ी है, इसमें कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना पड़ी है। इसी तरह I2 हम निकालेंगे V2/R2, V2 की वैल्यू भी वही है 72/11, इसको ज़रब दे देंगे 1/R2 से, और ये क्या आ जाएगा 1/4, इसको हल करेंगे तो 18/11 एम्पेयर आ जाएगी।
इसी तरह I3 की जो वैल्यू है V3 ओवर R3 से हम निकाल सकते हैं 72/11 V3 की वैल्यू है, ज़रा देंगे 1/6 जो कि R3 की वैल्यू है, तो इससे भी क्या आ जाएगा 12/11 एम्पेयर आ जाएंगे। अब ये करंट की जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो जो हमने निकाली थी करंट डिवाइडर रूल के इस्तेमाल से वही आई हैं, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करने का फिर जो है वो नुकसान होगा उस वक़्त कि जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो और हमें कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है करंट डिवाइडर रूल हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, पैरेलल सर्किट्स में, ठीक है। ये आपको इसलिए बता दिया कि हम इसको ओहम्स लॉ के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ओहम लॉ हमने क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ी है। और जो करंट डिवाइडर रूल है वो उसने काम को मज़ीद आसान कर दिया। इसी तरह हम मज़ीद अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि जैसे जैसे न्यूमेरिकल कम्प्लेक्स होते जाएंगे ना, उनको सॉल्व करने के लिए और रूल्स आते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्निक्स है, जैसे हर जो है ताला उसको खोलने के लिए उसकी चाबी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अगर आप उसका जुगाड़ लगाएं तो आप किसी न किसी तरीके से खोल तो लेते ही हैं, लेकिन आपको टाइम चाहिए, वो यहाँ वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जैसा न्यूमेरिकल होगा आपने उसके ऊपर वैसा ही रूल अप्लाई करना है, जैसा ताला है उसकी वैसे ही आपने चाबी लगानी है, तो आप आसानी के साथ उसको खोल सकते हैं। हमारी बात समझ आ गया। तो ये आपने जो टेक्निक्स है इनको आपने बड़े ध्यान से समझ लेना है, रट्टा नहीं लगाना। समझ लेंगे तो फिर जैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आप उसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी जो है मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल जो एक तो मैंने वाइट बोर्ड पे आपको समझाई हैं, ठीक है, और कुछ एग्ज़ाम्पल जो हैं वो यहाँ पे गिवन है पेज नंबर 40 पे। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल जो है उसके बाद अभी जो यहाँ पे इसने बुक में ये मेथड दिया हुआ है ना, ये दो के लिए तो वैलिड है, यानी कि अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेस हैं सर्किट में, ठीक है, उस वक्त तो ये रूल अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो उसकी बढ़ जाएंगी, जैसे अब ये देखें अब वैल्यू जो है 3 हो गई हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ी है I1, I2 और I3 को। ये इस तरह इसका रट्टा लग जाएगा। जो मेथड आपको मैंने अभी बताया ना वो करंट के शेयर्स लेके, ठीक है, उनकी मदद से हम क्या करेंगे, उसको I1 और I2 और I3 को फाइंड आउट करेंगे। आपने वही मेथड अप्लाई करना है और उसके बेस पे आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे ये यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है कि 2 सीरीज़ रजिस्टर्स ऑफ 4 ओहम एंड 8 ओहम आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विच हैज़ अ करंट 3 एम्पेयर, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस। अब ये देखें दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो किस तरह कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हम अप्लाई करेंगे तो हमें पहले क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 12 ओम, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल सप्लाई वोल्टेज चाहिए। अब सप्लाई वोल्टेज किस तरह निकाल सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज हम उस वक्त निकालेंगे जब हमें टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट ऑलरेडी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज आ जाएंगे। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर हम निकालना चाहते हैं। तो एक तो ये है कि जो इसने मेथड अप्लाई किया हुआ है ओहम्स लॉ से, V1 इक्वल्स टू I1 R1, इस तरह निकाल लें। यहाँ जो दूसरा मेथड आपको अभी मैंने बताया है वोल्टेज डिवाइडर रूल, कि हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय RT इंटू VT। लेकिन वो मेथड हमने उस वक्त अप्लाई करना है जब टोटल वोल्टेज गिवन हो, जब टोटल करंट गिवन हो फिर हमें ये ओहम्स लॉ निकाल के तो टोटल वोल्टेज निकालना पड़ेंगे। बात समझ आ गई। इस तरह एग्जांपल नंबर 2 में देखें 3 रजिस्टेंसेस है 10, 20 और 30 ओहम के, वो सीरीज में कनेक्टेड है 120 वोल्टेज सप्लाई के। इनको हमने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच वो हम निकालने हैं। तो इसमें भी अब ये देखें इसमें हमें वो दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टोटल वोल्टेज दे दिए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, इनके पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये करंट निकालने, क्योंकि उसने पूछा हुआ है इसलिए हम निकाल लें। अगर ना पूछता तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, तो उससे ये हाल हो जाना था। जैसे ये तो इसने ओहम्स लॉ से कर दिया ना। अब हम अगर इसको करें ना वोल्टेज डिवाइडर रूल से, जैसे
V1 की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो वो वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक है R1/RT इंटू VT। R1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 10, RT की वैल्यू कितनी है 60, यानी कि 10/60 ज़रब 120 करें तो ये भी कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा। इसी तरह 20/60 ज़रब 120 करेंगे वो भी 40 वोल्ट आएगा। इसी तरह 30/60 ज़रब 120 करेंगे तो वो भी कितना आएगा 60 वोल्ट। ठीक है, तो ये अगर तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो 3-4 रेजिस्टेंस उस वक्त तक तो ये ठीक है, ये जो मेथड आपकी बुक में किया होगा। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा आ जाएगा तो आपने उस पर अप्लाई कौन सा रूल करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह आगे इसने कुछ न्यूमेरिकल ये हाँ नंबर 4 पे इसने किया हुआ है करंट डिवाइडर रूल अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे भी उसने ओहम लॉ अप्लाई किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे ओहम लॉ अप्लाई नहीं करना, आपने क्या चीज़ अप्लाई करनी। अब ये देखें टोटल करंट की वैल्यू बताई हुई है, ठीक है, और रेजिस्टेंसेस R1 और R2 की वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, तो आपने उस तरह क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस RT निकाल लेनी है। ठीक है, और इन करंट का शेयर ले लेना है, कितना कितना शेयर आएगा और उसके मुताबिक उसको फिर हल करना है। ठीक है, आप ये न्यूमेरिकल जितने भी गिवन हैं इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी किस्म की कहीं पे भी कन्फ्यूजन होती है तो आपने मुझे बता देना है कि सर ये जो न्यूमेरिकल है आपने उसको एक पेज पे लिख के ना जहाँ तक आपने किया होगा वो आपने स्नैप मुझे बना के सेंड करनी है और आपने ये साथ बताने कि सर यहाँ से इससे आगे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल इसने दिए हुए हैं, अब ये देखें जैसे ये एग्जांपल नंबर 12 है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 रजिस्टर जॉइंट पैरेलल इज़ 20, द करंट फ्लोइंग थ्रू देम आर। अब ये अलग-अलग करंट बता दिए और कहता है कि हर रजिस्टर की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, ये जो मेथड इसने दिया हुआ है। बात समझ आ गई। ये सारे न्यूमेरिकल आप करें, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेनी है। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन सर्किट्स। कॉम्बिनेशन सर्किट्स ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में भी अटैच होंगी और पैरेलल में भी अटैच होंगी। ठीक है, पहले तो हमने सिर्फ सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़े हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर तो ये दोनों सीरीज़ और पैरेलल दोनों एक ही सर्किट के अंदर आ जाते तो उस ऐसे सर्किट को हम सीरीज़ जो है कॉम्बिनेशन सर्किट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये एक सामने एक सर्किट नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर 6 रेजिस्टेंसेस गिवन है। ठीक है, इसके 2 एंड्स हैं A और B, R1, R2, R3, R4, R5 और R6 6 रेजिस्टेंसेस हैं जिनके कुछ वैल्यू गिवन है। ठीक है, और इन 2 पॉइंट्स A और B में हमने टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालनी हो तो किस तरह निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ठीक है, उसमें यही सवाल था, उसमें वैल्यू चेंज हो सकते हैं लेकिन मेथड कुछ इस तरह का था कि जिसमें मैंने कहा था कि आप ये करने की कोशिश करें, लेकिन कोई बंदा भी ऐसा नहीं था कि जिसने दिमाग लड़ाया हो और जो है उसको सॉल्व किया हो। पूरी क्लास में से किसी ने इसको हल नहीं था किया। अब इसमें हमने करना किस तरह है कि हम पहले तो इसमें से इस पूरे सर्किट को ना हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे इसके हिस्से बना लेंगे। जैसे आपको ये पहला जो हिस्सा इसका नज़र आ रहा है, ये आप देखें R1, R2 और R3 ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसको हम अलहदा हल करेंगे। इसी तरह जो R4, 5 और 6 आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, इनको हम अलहदा हल करेंगे। अच्छा, इसका जो मजमूआ है, इनको सीरीज़ में जो हल करके जवाब आता है और इसको जो सीरीज़ में हल करके जवाब आता है वो दोनों देखें आपस में पैरेलल में है, वो दोनों आपस में बाद में क्या हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और बात समझ आ गई। ठीक है, इसका जो जवाब आता है और इसका जो जवाब आता है इन दोनों को हम पैरेलल में फिर हल करेंगे और फिर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ए और बी के दरमियान। हमारी बात समझ आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले फ़र्ज़ करें मैं इसको रख लेता हूँ RT1। RT1 क्यों रखा है, क्योंकि ये अभी हमने एक कंपोनेंट का निकाल रहे हैं ना, अभी ये टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की तो नहीं आई, इसलिए मैं इसको RT1 लिख दिया। ठीक है, तो ये RT1 किसके बराबर होगा, जो पहली स्ट्रिंग थी। ये हमने देख लेना है कि सर्किट के अंदर सीरीज़ में कौन से हैं, पैरेलल में कौन से हैं।
तो जो आसान है सबसे, जैसे कोई भी मैथ का सवाल हो जिसमें जमा आ जाए, ज़रब आ जाए, तकसीम आ जाए, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हम वो ब्रैकेट्स को हल करते हैं, उसके बाद फिर तकसीम, फिर ज़रब, उस तरह हम मेथड करते हैं। तो इसमें अभी हमने देखना है कि जो सबसे आसान हमें नज़र आ रहा है ना, कि जो सबसे आसानी के साथ हल हो सकता है कि ये सीरीज़ कम्बिनेशन आसानी से हल हो सकता है, इसको हम अलहदा सॉल्व कर लिया कि R1 R2 और R3 को ऐड किया तो इनके टोटल रेजिस्टेंस निकाल ले। इस तरह ये जो दूसरा कम्बिनेशन है ये भी सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इसके भी हम RT2 के नाम से एक रेजिस्टेंस रखेंगे और ये किस तरह निकालेंगे, R4 5 और 6 को ऐड करेंगे और ये भी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब बात समझ आ गई। अब जो A और B पॉइंट है ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। कौन कौन से पैरेलल में है? अब ये जो RT1 मैंने फाइंड किया ना वो पैरेलल कर दें, ये जो सिंबल है ना जो मैंने डबल लाइन लगाई है, ये शो करती है पैरेलल को। किसको शो करती है? पैरेलल को। ठीक है, तो जो RT1 पैरेलल RT2, इन दोनों का हम पैरेलल में फिर हल करेंगे, फिर जाके जवाब आएगा RAB का। और मेरी बात समझ आई? तो हमने इस पूरे सर्किट को पहले गौर से देखना है कि सीरीज़ में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं। जो आसानी के साथ सीरीज़ में हल हो सके उनको अलहदा हल करना है, फिर पैरेलल वालों को अलहदा हल करना है। फिर हमने देखना है कि जो सर्किट बना है दोबारा, ठीक है, वो हमारा किस तरह का बन रहा है। अच्छा, अब ये देखें कि जो हमने सर्किट ऊपर था उसको समेट के तो हमने इसको रीड्रा की। आपने इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल आए ना तो आपने क्या करना है, उस सर्किट को रीड्रा कर लेना। ठीक है, पहले अगर ये सर्किट है तो इसको हमने रीड्रा किया कि RT1 हमने लिख लिया इन तीनों का जो जवाब आया था, और इसी तरह RT2। अब ये देखें RAB हम आसानी के साथ अब निकाल सकते हैं। अब हम आसानी के साथ देख सकते हैं ये दोनों किस तरह कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो RT1 पैरेलल RT2 करेंगे, उसी तरह पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे 1/RT = 1/R1 + 1/R2। अब यहाँ पे RT के बजाय क्या है, पॉइंट A और B के दरमियान हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 1/RAB। अब यहाँ पे R1 के बजाय क्या था, RT1, और यहाँ पे R2 के बजाय क्या था, RT2। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या कर लिया 1/RT1 + 1/RT2। ठीक है, 1/RAB = इसकी वैल्यू हमने निकाली ऊपर जो वो यहाँ पे पुट करेंगे 1/60 + 1/60, हल किया तो ये RAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 ओम। और मेरी बात समझ आ गई। तो इस तरह का कोई भी आपको अगर एक न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, तो आपने उसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो कम्बिनेशन सीरीज़ में है उनको सीरीज़ में सॉल्व करें, जो पैरेलल में है उनको पैरेलल में सॉल्व करें, और फिर सर्किट को रीड्रा कर लें। ठीक है, जब सर्किट को आप रीड्रा करेंगे तो फिर आपको साथ साथ हर स्टेप में उस सर्किट को रीड्रा करते जाएं। हर स्टेप में करते जाएंगे तो फिर आपको सर्किट को समझना और उसको हल करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और मैं आपको भी एक सर्किट दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक सर्किट है, जिसमें पॉइंट A और B ये दो पॉइंट हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर। ठीक है, कुछ आप देखें कि इस कम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हैं, कुछ पैरेलल में हैं। ठीक है, और हमने पॉइंट A और B के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है RAB वो निकालनी है। अब हम पूरे सर्किट को क्या करेंगे, हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हिस्से किस तरह बनाए हैं, RAB निकालनी है, तो मैंने पहले क्या किया कि ये जो कम्बिनेशन है ये दोनों देखें, ये दोनों सीरीज़ में हैं, इनको सीरीज़ में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देना है। ये दोनों सीरीज़ में हैं, इसको भी सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सीरीज़ वाला और कोई कम्बिनेशन इसमें नहीं है, तो जो पहले सीरीज़ वाला है उसको मैंने लिख लिया RT1। ठीक है, वो किस तरह आ जाएगा, उसी तरह अब ये कौन कौन से रजिस्टर थे, R1 और R2 ये सीरीज़ में है, तो इनके मैंने वैल्यू पुट की R1 + R2, जो टोटल वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 10 ओम आ गई है, फ़र्ज़ करें वो लिख दी। अब दूसरा जो कम्बिनेशन है वो ये है R6 और R7 है, जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है RT2, तो वो किस तरह निकालेंगे, R6 + R7 करेंगे तो इनकी भी टोटल रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब इस सर्किट को रीड्रॉ किया,
ये जो दोनों सीरीज़ में थे इनको हल करके हमने लिख दिया RT1, ठीक है। अब R3 एज इट इज़ है, तो ये दोनों किस तरह कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए, ठीक है। R4 एज इट इज़ रहा है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो कम्बिनेशन था इसमें ये दोनों सीरीज़ में है, इनको सॉल्व करके लिखा था RT2, वो इधर आ जाएगा RT2, ठीक है। और ऊपर R5 है तो ये उसके साथ पैरेलल में अटैच रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट जो कम्बिनेशन है वो दोनों पैरेलल में है, तो इसको हमने एज इट इज़ अभी लिखा हुआ है, इसको हमने अभी छेड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमने सर्किट को रीड्रा कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ये दोनों पैरेलल में है, इसको आपने छोड़ देना है। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, ठीक है। जैसे RT3 वो किसके बराबर आएगा, RT1 पैरेलल RT3, ये जो यहाँ पे किया RT1 पैरेलल RT3। इस तरह जो है हम RT4 एक रख लेंगे इन दोनों को पैरेलल में हल करके, और RT5 रख लेंगे इन दोनों को पैरेलल में हल करके, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि RT3 जो है वो किसके बराबर है, RT1 पैरेलल RT3। उस तरह वैल्यूज़ पुट की, उनको सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा उसका RT3 का, ठीक है। इस तरह RT4 जो है वो R5 पैरेलल RT2, इन दोनों को पैरेलल में हल किया तो जो जवाब आया उसको लिख दिया। इसी तरह RT5 जो है R8 और R9 को पैरेलल में हल करने से हासिल होगा, तो हमने उसी तरह फार्मूला लगाया, टोटल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब ये जब हमने सॉल्व कर लिया तो इस कम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद जवाब क्या आया था उसका मैंने नाम रखा था RT3, तो वो ये आ गया। इसके बाद R4 जो है सीरीज़ में था इसके साथ, वो एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद R5 और RT2 को हल करके जो आंसर आया था वो RT4 आया था, वो लिख दिया साथ, और इसी तरह RT5। अब ये देखें, ये जो कम्बिनेशन है ये और सुकड़ गया है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान ये तमाम रजिस्टर जो आपको नज़र आ रहे हैं RT3, R4, R5 और RT5, ठीक है, ये सारे अब किस तरह कनेक्टेड हैं, वेरी गुड, सीरीज़ में। अब हम ए बी के साथ जो है ए बी रजिस्टर निकाल सकते हैं इजीली, वेरी गुड। तो ये किस तरह निकालेंगे, RT3 प्लस R4 प्लस RT4 प्लस RT5, इनको सॉल्व किया तो ये टोटल रेजिस्टेंस हल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए कि कहा जाए कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो आपने उसमें देख लेना है कि कौन से कम्बिनेशन जो हैं वो सीरीज़ में हैं और कौन से कम्बिनेशन जो हैं वो पैरेलल में, ठीक है। फिर सर्किट में हर स्टेप पे सर्किट को रीड्रा करते जाएं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, तो एंड पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अभी ये जो कुछ न्यूमेरिकल आपकी बुक पे गिवन है, ठीक है, कैलकुलेशन अबाउट कम्बिनेशन सर्किट्स ऑफ द रेजिस्टेंस, पेज 51 पे जो है, तो ये देखें कि दो रजिस्टर्स हैं 20 ओहम और 5 ओहम के, ये दोनों किस तरह कनेक्टेड हैं पैरेलल में। इसके साथ 8 ओहम का जो रजिस्टर है वो सीरीज़ में है। तो पहले हम R1 और R2 इन दोनों को पैरेलल में हल करेंगे। उसको फ़र्ज़ करें मैं रख लेता हूँ R, इसने तो A भी लिखा हुआ ना, आपने ये फार्मूला जो मैंने बताया ना RT1 RT2 RT3 उस तरह कम्बिनेशन बनाते जाना है और वो सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब ये देखिए इसने पैरेलल में पहले सॉल्व किया है, फिर बाद में क्या करेगा, इन दोनों को सीरीज़ में कर लिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में भी देखें कि जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं 20 ओहम 40 ओहम और 30 ओहम, 20 और 40 ओहम सीरीज़ में है, 30 के साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले सीरीज़ कम्बिनेशन हल किया इसने, ठीक है, और फिर पैरेलल कम्बिनेशन हल करेगा। अब एग्जांपल नंबर 3 में जो है 12 ओहम और 12 ओहम ये दोनों पैरेलल में हैं, 24 के साथ सीरीज़ में है। ये देखें, सर्किट को रीड्रा करते जाना है आपने हर स्टेप में। एक एग्जांपल नंबर 4 में देखें 3.6 और R2 ये दोनों पैरेलल में है, 4.6 जो है वो सीरीज़ में। अब हमने क्या करना है, इसमें इसने ना कुछ वैल्यू बता दी है कि जो कम्बिनेशन है उसकी वैल्यू इतनी है पैरेलल में, तो आप बताएं कि R2 की वैल्यू कितनी होगी। ये जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है तो आपने उसी तरह जो सीरीज़ में है उनको सीरीज़ में पहले हल करना है और जो पैरेलल में है उनको पैरेलल में, फिर सर्किट को हर स्टेप पे रीड्रा करते जाना है
और एंड तक ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने हल करने हैं, ये जितने भी गिवन हैं, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे वो डिस्कस कर देनी है, बता देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक मैं आपकी कोई एक असाइनमेंट भी जो है वो भी तैयार करता हूँ, तो आपको मैं भेज दूँगा, तो आपने उसी तरह मुझे फिर वो लिख के तो भेजनी है ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो भी लगाए जा सकें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।